हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी फर्स्ट ईयर के सभी स्टूडेंट्स का आज की फिजिक्स ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। फर्स्ट पेपर अपना चल रहा है मैथमेटिक्स का एमपी की। इसमें फर्स्ट यूनिट अपनी स्टार्ट हो गई थी एजड़कक्रिय और एजड़कक्रिय निर्देश तंत्र, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम्स। इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को समझा दिया था एजड़कक्रिय और एजड़कक्रिय निर्देश तंत्र क्या होते हैं। आज अपन पढ़ेंगे रूपांतरण निर्देश तंत्रों में। निर्देश तंत्रों में रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन, इन फ्रेम्स। निर्देश तंत्रों में रूपांतरण का मतलब होता है एक निर्देश तंत्र में अगर स्थिति, वेग, समय, त्वरण ज्ञात हो तो दूसरे निर्देश तंत्र में भी ज्ञात किए जा सकते हैं, ऐसे को रूपांतरण कहते हैं। सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे नंबर 1 स्थिर निर्देश तंत्रों में। स्थिर निर्देश तंत्रों में रूपांतरण। एक निर्देश तंत्र तो ये हो गया, दो निर्देश तंत्र हम लेंगे। एक ये हो गया, इसको अपन मान लेते हैं एस, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, ये जेड और ये मूल बिंदु। इसके सापेक्ष कोई दूसरा निर्देश तंत्र है, ये इसको एफ डैश मान लेते हैं अपन। एक्स अक्ष, वाई अक्ष और ये जेड, इसका मूल बिंदु ओ डैश। मान लीजिए बी बिंदु पर एक कण की स्थिति है, कोई भी कण, पिंड, वस्तु हो सकती है, तो ओ बिंदु के सापेक्ष इसका स्थिति निर्देशांक, ये ओ बिंदु के सापेक्ष हो गया आर वेक्टर, ओ डैश बिंदु के सापेक्ष हो गया आर डैश वेक्टर, आर वेक्टर हो गया। और ओ का ओ डैश के सापेक्ष हो गया, थोड़ा सा और इसका भी बदल लेते हैं, एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश। ओ का ओ डैश के सापेक्ष स्थिति सदिश। इसके बारे में पिछली बार पिछली वीडियो में बताई है मैंने आप लोगों को। इसको R0 वेक्टर मान लेते हैं और एक बिंदु P मान लेते हैं यहाँ पे। तो O के सापेक्ष इसका स्थिति सदिश हो गया R वेक्टर, ओ डैश के सापेक्ष हो गया R डैश। ठीक है, ये निर्देश तंत्र एस डैश और ये डैश, दोनों ही एक दूसरे के सापेक्ष क्या है, स्थिर है। स्थिति बिंदु की निर्देशांक एस के सापेक्ष एक्स वाई जेड हो गए और एस डैश के सापेक्ष एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। अलग अलग ऑब्जर्वर है, एक ऑब्जर्वर यहाँ बैठा हुआ है, एक ऑब्जर्वर यहाँ बैठा हुआ है। यहाँ वाला अलग स्थिति नोट करेगा ना, तीनों से, एक्स से, वाई से, जेड से, एक्स से दूरी अलग नोट करेगा और यहाँ जो ऑब्जर्वर बैठा है वो अलग करेगा। तो जैसे एक चीज मान लो वहां पर कण रखा है, एक व्यक्ति यहाँ बैठा है, वहां बैठा है, तो यहाँ मेरे सापेक्ष अलग स्थिति होगी उसकी, उस व्यक्ति के सापेक्ष अलग होगी। मुझसे ज्यादा दूर है तो अलग कोऑर्डिनेट होंगे, उससे कम दूरी पर है अलग कोऑर्डिनेट होंगे, अलग कोऑर्डिनेट हो गए। एस तंत्र में मूल बिंदु O के सापेक्ष निर्देशांक क्या हो गए, एक्स वाई जेड और एस डैश के सापेक्ष क्या हो गए, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। यानी आर वेक्टर पर लिखें मूल बिंदु O के सापेक्ष P बिंदु का स्थिति सदिश, क्या लिखेंगे इसको, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड ए कैप। और ओ डैश के सापेक्ष लिखें इसको आर डैश लिख सकते हैं, एक्स डैश आई कैप वाई
ठीक है। अब इस चित्र में देखो त्रिभुज का नियम जो है, त्रिभुज बन रहा है नहीं, सदिश संयोजन का त्रिभुज नियम पढ़ा है 11th क्लास में पढ़े होंगे, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट को मैथ में पढ़ा लेक्चर वगैरह में, और 11th में फिजिक्स में भी सदिश पढ़े हैं। त्रिभुज को डैश नियम, त्रिभुज नियम से, त्रिभुज नियम होता है सदिशों के संयोजन के लिए दो क्रमागत भुजाएं, इनका योग तीसरी भुजा द्वारा विपरीत क्रम, दो क्रमागत भुजाएं यदि क्रम से दो सदिश r0 और r' ऊपर कितने होंगे, r0 वेक्टर प्लस r' वेक्टर बराबर r वेक्टर, दोनों का योग तीसरी भुजा द्वारा होता है कि नहीं होता। तो यहाँ से r' वेक्टर बराबर मिलेंगे r वेक्टर माइनस r0 वेक्टर कर लेंगे। स्थिति तो अलग अलग आएगी दोनों की, ये तो स्थिति का रूपांतरण है, क्या आएगा स्थिति सदिश का रूपांतरण, स्थिति का भी कर सकते हैं, बात नहीं। r वेक्टर अगर ज्ञात है और r0 ज्ञात है, मान सकते हैं r' निकाल सकते हैं। x तंत्र में अगर स्थिति सदिश पता है तो x' में ज्ञात कर सकते हैं। ये तो हो गया स्थिति सदिश का रूपांतरण। नंबर 2 वेग का रूपांतरण निकालेंगे। वेग क्या होता है जानते हो, स्थिति सदिश का या स्थिति का समय के साथ परिवर्तन की दर यानी अवकलन, इसका अवकलन करने अवकलन करेंगे d/dt, समय के साथ अवकलन कर दिया इसका r' बराबर d/dt r माइनस d/dt r0। अब तो चित्र में देखो r0 कांस्टेंट है क्योंकि दोनों तंत्र क्या है, स्थिर है, चल तो है नहीं कहीं, ये नहीं है, ये भी यही लगा रहेगा, तो इनके बीच की डिस्टेंस है वो समय के साथ चेंज तो होनी नहीं है। ये P बिंदु पे तो कण है, ये भी कर सकता है, ये तो गति कर सकता है, x y z में चेंज दे सकता है, r और r' में चेंज दे सकते हैं, लेकिन r0 का चेंज होगा वो तो फिक्स है ना, क्योंकि निर्देश तंत्र कैसे है हमारे यहाँ स्थिर, ऑब्जर्वर स्थिर है, बैठे हुए एक जगह, तो उनकी दूरी तो चेंज होने वाली नहीं है। तो r0 चूंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है 0। अवकलन का मतलब परिवर्तन की दर तो है, अब परिवर्तन हो ही नहीं रहा तो अवकलन क्या हो गया 0। क्या बचा, इसको क्या लिखेंगे अपन वेग u', वेग को u से दिखाते हैं, इसके जरिए समय का क्या होगा वेग, और ये क्या होगा u, इसका मतलब ये वेग का रूपांतरण हो गया। अब वेग के रूपांतरण से स्पष्ट हो रहा है दोनों निर्देश तंत्रों में कण का वेग समान ऑब्जर्व होगा। अगर निर्देश तंत्र स्थिर है तो पहला ऑब्जर्वर कितना वेग मापेगा, उतना ही कौन मापेगा दूसरा। जैसे मान लो बस स्टैंड में दो आदमी बैठे हो, एक चाय की दुकान पर, एक थोड़ा आगे किसी और बुक स्टॉल पर बैठा है, दोनों व्यक्ति किसी बस की स्पीड को माप रहे हैं, सेम ही नापेंगे क्योंकि दोनों क्या है स्थिर है। स्थिति अलग अलग हो सकती है बस की दोनों के सापेक्ष, स्थिति निर्देशांक अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए स्थिति सदिश अलग अलग है, लेकिन वेग क्या हो दोनों के तंत्रों में समान, यानी हम लिख सकते हैं दोनों निर्देश तंत्रों के सापेक्ष कण का वेग एक समान प्रेक्षित होता है। कण का वेग एक समान प्रेक्षित होता है, यानी जितना वेग s तंत्र में ऑब्जर्व हो रहा है उतना ही s' तंत्र में भी ऑब्जर्व होगा। ठीक है, ये नंबर 3 त्वरण का रूपांतरण निकालें। त्वरण क्या होता है, वेग का समय के साथ परिवर्तन, वेग में समय के साथ परिवर्तन की दर, यानी वेग का समय के सापेक्ष अवकलन। वेग ये रहा तुम्हारा, नंबर 2 लिखते हैं इसको, इसका समय के साथ अवकलन करेंगे क्या आएगा
उतना ही दूसरा ऑब्जर्वर भी मापेगा। ये कब है जब दोनों निर्देशांक स्थिर हों, की बात कर रहे हैं ना। दोनों निर्देशांकों में कण का त्वरण भी समान अपेक्षित होगा। सारी स्थितियों को मिला के एक लाइन में बोले, स्थिर निर्देश तंत्रों में जब रूपांतरण ज्ञान करेंगे तो किसी कण की स्थिति दोनों तंत्रों में अलग अलग अपेक्षित होगी, लेकिन वेग और त्वरण दोनों तंत्रों में समान रूप से अपेक्षित। अब दूसरी कंडीशन लेते हैं अपन, नियत वेग से गतिमान। अगर निर्देश तंत्र क्या हो, नियत वेग से गतिमान, नियत वेग से गतिमान हेडिंग लिखते हैं। नियत वेग से गतिमान निर्देश तंत्र में रूपांतरण। अब मान लो कि एस तंत्र द्वारा वो क्या कर रहा है, बी वेग से गति कर रहा है, बी वेग से क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो जो स्थिति है ये वाली ओ डैश, क्या चीज चेंज जाएगी, देखो स्थितियां वही है, लेकिन आर जीरो अब जो है वो नियत नहीं होगा, क्योंकि तंत्र चलता जा रहा है ना। ये एवरेज तंत्र आगे गति करता रहेगा तो आर जीरो का मान चेंज हो नहीं होगा भाई। जैसे अपन ये कह रहे हैं कि एक व्यक्ति तो बैठा बस स्टैंड पे, एक तो चाय की दुकान पे बैठ गया और दूसरा बस की तरफ जा रहा, तो उसकी वेलोसिटी, बस की वेलोसिटी को कितनी मापेगा, स्थिर वाला अलग नापेगा और गति करता वो अलग नापेगा, त्वरण भी अलग नापेगा, स्थितियां भी अलग नापेगा। देखते हैं क्या चीजें अलग होती है, अपन इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आर जीरो बराबर क्या हो जाएगा, दूरी है ना ओ डैश, इसको अपन क्या लिख रहे हैं, तो दूरी तो है ये, दूरी बराबर क्या होगा, वेग गुणा समय। तो टी टाइम में वेग v और समय t। यहाँ वेग क्या है, नियत वेग। यहाँ पर लिख सकते हैं, माना एस तंत्र के सापेक्ष नियत वेग v से गतिमान है। नियत वेग v से क्या है, गतिमान है। कौन, एस तंत्र एस के सापेक्ष। ये जो स्थिति है जो चल रहा है, शुरू में भाई हम दोनों जाते जा रहे समय के साथ दूरी बढ़ती जाएगी। वेग तो नहीं है तो समय अलग अलग आएगा, 1 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद, 3 सेकंड बाद, 4 सेकंड बाद, दूरी बराबर तो नहीं वेग गुणा समय, वेग भी समय t। अब यहाँ पे फिर से वही होता है, भुज नियम अगर लगाते हैं समय तो वो ओ डैश प्रभुज नियम से क्या है, प्रभुज नियम लगा दिया तो वही आर जीरो वेक्टर प्लस आर डैश वेक्टर बराबर आर, यानी आर डैश वेक्टर बराबर आर माइनस आर जीरो। आर डैश वेक्टर बराबर आर वेक्टर माइनस आर जीरो लिख लो बी टी। ये स्थिति का रूपांतरण हो गया तुम्हारा नंबर 4 में। यह स्थिति का रूपांतरण है। तो स्थिति में चेंज आएगा किसके हिसाब से, ये तो नियत है आर वेक्टर को, या आर कण अगर गति कर रहा है तो आर वेक्टर भी चेंज होगा, साथ में ये भी चेंज होगा, क्योंकि टी समय है, डी वेग है, निर्देश तंत्र कुछ चल रहा है,
समय के साथ इसका मान चेंज होता रहेगा तो आर डैश का मान भी क्या होता रहेगा, चेंज। निर्देश तंत्र एस डैश के सापेक्ष स्थिति चेंज होती रहेगी समय के अनुसार। अब वेग का देखते हैं अपन रूपांतरण। नंबर 2, वेग का रूपांतरण। वेग निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका समय के साथ क्या करो, अवकलन। d/dt r डैश बराबर d/dt r माइनस d/dt ऑफ dt। ठीक है, क्या हो गया, dr डैश अपॉन dt हो गया u डैश, s डैश तंत्र में कण का वेग हो गया बराबर dr अपॉन dt क्या हो गया u, s तंत्र में कण का वेग हो गया माइनस b को बाहर निकाल लो क्योंकि नियत है, वेग नियत है निर्देश तंत्र s डैश का, b तो अवकलन से बाहर हो गया, dt अपॉन dt 1 हो गया, तो वेग का रूपांतरण यह आ गया। यानी वेग भी समान और सब होंगे, निर्देश तंत्र के वेग पर डिपेंड करेगा। निर्देश तंत्र किस वेग से चल रहा है, ऑब्जर्व करने वाला व्यक्ति जिस वेग से चल रहा है उसके वेग पर डिपेंड करेगा कि एस डैश में वेग अलग है, एस डैश में वेग एस के वेग से क्या होगा, अलग। ठीक है, ये हो गया वेग के रूपांतरण। अब त्वरण का रूपांतरण देखो, त्वरण का रूपांतरण, त्वरण के क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे d/dt ऑफ u डैश बराबर d/dt ऑफ u माइनस d/dt ऑफ v। अब v कैसा है, वेग नियत है, निर्देश तंत्र का वेग क्या है, नियत, नियत का अवकलन क्या हो गया 0। ये तंत्र में त्वरण हो गया किसमें, s डैश में कण का, ये क्या हो गया s तंत्र में कण का त्वरण। इसका मतलब दोनों तंत्रों में त्वरण को समान अपेक्षित होगा। अगर कौन सी कंडीशन में है, जब नियत वेग से गति कर रहा हो निर्देश तंत्र, तो कण का त्वरण तो दोनों तंत्रों के सापेक्ष समान अपेक्षित होगा, लेकिन वेग और स्थिति के रूपांतरण अलग अलग रहेंगे। ये स्थिति का रूपांतरण और ये वेग का रूपांतरण, ये दोनों क्या आएंगे, अलग अलग आएंगे, जबकि त्वरण क्या आएगा, समान। ठीक है, तो दो स्थितियों पर ये लेंगे, एक तो स्थिर निर्देश तंत्र अगर हो तो, और दूसरा अगर नियत वेग से क्या कर रहा हो, गति कर रहा हो। अब किसी कोण पर अगर झुका हुआ निर्देश तंत्र है तो रूपांतरण कैसे निकालेंगे वो देखिए। किसी कोण पर झुके निर्देश तंत्रों में रूपांतरण, किसी कोण पर झुके निर्देश तंत्रों में रूपांतरण, तो किसी कोण में झुके हुए तंत्र, जैसे एक तंत्र ले लिया मैंने x अक्ष, y अक्ष और ये z अक्ष। ठीक है, अब अपन द्विमीय ले रहे हैं खाली, यानी केवल z अक्ष तो कॉमन है, केवल दो अक्ष हैं जिसमें कोण झुकी हुई है, एक x डैश हो गया, दूसरा ये y डैश हो गया, और z डैश नहीं कहे दोनों, यानी द्विमीय निर्देश तंत्र ले रहे हैं। तीसरी अक्ष को छोड़ दें, केवल द्विमीय निर्देश तंत्र ले लेते हैं, केवल अभी समझने के लिए। त्रिविमीय बाद में ले लेंगे, ऐसे तंत्र है द्विमीय निर्देश तंत्र। में दो अक्ष होती हैं, एक तो ये
हुए निर्देश। अब इसमें कोई बिंदु P ले लिया, इसके निर्देशांक होंगे S केंद्र के सापेक्ष एक्स वाई और S डैश के सापेक्ष x डैश और y डैश। एक कारण याद रखना है कि बिंदु पर S केंद्र के सापेक्ष कोऑर्डिनेट क्या है x y। x y कैसे दिखाते हैं हम चित्र में, यहाँ से लंब डाल दिया एक लंब यहाँ से डाल दिया, नाम लिखो इनको कोई भी a, इसको डाल दिया b। ये जो दूरी है वो क्या हुई x, dp भी क्या हुई x, OA बराबर dp बराबर x। हमने सामने बराबर लंबी है तो ये लंब डाला, ये भी लंब डाला, ठीक है। और x डैश y डैश क्या होंगे, x डैश को लंब डालो, x डैश x को लंब डाल दो, y डैश x को लंब डाल दो। ये इसको नाम दो C और ये D। OC ये दूरी है बराबर dp क्या हो गई x डैश। यहाँ पे हमने OA बराबर dp लिखा और OB इसके बराबर है AP के, ये कौन है y। y अक्ष पे दूरी है, y अक्ष पे दूरी y कोऑर्डिनेट कहलाती है, y अक्ष दूरी कितनी है AP और OB y कहलाएंगे। और इधर निर्देश चित्र f डैश में x डैश के सामने दूरी कौन सी है OC और इसके समान कौन है dp, ये x डैश हो गया। और y दिशा में कौन सी है ये OD और बराबर किसके CP के, ये क्या हो जाएंगे y डैश। y डैश दिशा में दूरी y डैश अच्छी है, ये दूरी से y डैश कोऑर्डिनेट दिलाएगी, इसके समान ये ना OD बराबर क्या है CP y डैश। और ये OC x डैश के सामने दूरी होगी, OC बराबर किसके dp, ये x डैश हो गया। ऐसे S केंद्र में ये दूरी OA इसके बराबर dp के x हो गई। अब ये दूरी OB y दिशा में इसके बराबर है AP की y। अब कोऑर्डिनेट अपने को निकालने हैं, ये थीटा कोण है ही है, अपन ये बिंदु से लंब डाल देते हैं इसमें, ये बिंदु से क्या डाल दो लंब डाल। यहाँ एक लंब डाल दिया, इसका नाम लिख दो, इसका नाम लिखो E और इसका नाम लिखो F, ठीक है। लंब डाला है, दोनों ही अक्षों में लंब होगा, ये भी 90 डिग्री है। ये 90 डिग्री और ये भी 90, लंब डाला है हमने यहाँ से एक बिंदु से, यहाँ E पे काट रहा है या F पे काट रहा है, ठीक है। अब इस कोण का मान कितना होगा, ये कोण थीटा है तो ये कोण कितना हुआ, ये कोण 90 है। इधर से देखो ये थीटा है, ये 90 है, तो ये वाला कोण कितना अच्छा, ये वाला ये त्रिभुज वाला OEA में OEA कौन त्रिभुज है, ये कोण 90 डिग्री का है, ये थीटा है, ये कोण कितना बचेगा और OAE बराबर क्या बचेगा 90 माइनस थीटा। OAE कोण प्राइमरी लिख रहा है किनको, ये OEA, इसमें ये 90 है, बाकी में कोणों का योग 90 होगा, 90 में से थीटा होगा तो क्या बचा 90 माइनस थीटा। और ये जो एंगल है PAO 90 है नहीं, तो ये एंगल कितना बचा PAF कितना बचेगा, ये पूरा 90 और ये कितना 90 माइनस थीटा, 90 में से गया 90 माइनस थीटा, 90 से 90 कैंसिल हो कितना आ गया थीटा, ये एंगल कितना होगा थीटा ही होगा।
अब मान हम निकालते हैं इससे पहले तो ये वाला त्रिभुज ले लें नीचे। नाम क्या है इसका? समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज OEA दिख रहा। OEA 90 के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण। तो OA कर्ण हो गया और ये हो गया आधार OE और लंब हो गया EA। तो आधार बटे कर्ण लेंगे, तो आधार कौन है इसमें? OE। कर्ण कौन है? OA। बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण? cos थीटा। देखो ये आधार है कि नहीं, इसमें कर्ण थीटा बना होता है, वही आधार होता है। तो OE आधार हो गया, OA कर्ण हो गया 90 के सामने, आधार बटे कर्ण क्या होता है? cos थीटा। तो OE बराबर क्या आ गया? OA cos थीटा। OA की वैल्यू क्या है? x। ठीक है, OA बराबर x। तो OE का मान आ गया अपने पास x cos थीटा। ब्रैकेट में कर दो, काम आएंगे आगे। फिर sin निकालो, sin के अगर लंब बटे कर्ण, लंब वाले में a, कर्ण वही है OA, लंब बटे कर्ण क्या होता है? sin थीटा। इसको कोई लंब है ना ये a, कर्ण OA, a बराबर कितना हो गया? OA sin थीटा। a बराबर हो गया OA का मान x sin थीटा याद। ठीक है, फिर एक त्रिभुज ये भी समकोण त्रिभुज देखो, ये रहा, क्या नाम है? AFP। तो समकोण त्रिभुज AFP, समकोण त्रिभुज AFP को देखो। AFP 90 के सामने ये तो कर्ण हो गया, ये आधार हो गया और ये लंब हो गया। पहले आधार बटे कर्ण आएंगे। आधार कौन है? AF। कर्ण कौन है? AP। क्या हो गया? cos थीटा। AF की वैल्यू क्या आ गई? AP cos थीटा। AP का मतलब क्या है देख लो, AP कौन है? y। AF बराबर आ गया y cos थीटा। ठीक, फिर लंब कौन है इसमें? PF। लंब बटे कर्ण लगाओ, कर्ण वही है कौन? AP बराबर क्या हो गया? sin थीटा। PF बराबर क्या आ गया? AP sin थीटा। AP का मतलब क्या है? y, y sin थीटा। अपने पास चार मान आ गए, वही A, AF और PF। अभी मान अपने को आगे काम आएंगे। हमने वो पहले निकालना x डैश। x डैश कौन है सूत्र में? x डैश का मतलब OC या DP, कोई सा ले लो। x डैश बराबर DP मान लिया। अब चित्र में देखो DP जो दूरी है वो किसके बराबर है? देखो DP यहाँ से अंदर की डिस्टेंस है, इसको दो टुकड़ों में लिख सकते हैं अपन, DF प्लस PF। DF प्लस PF लिख सकते हैं नहीं? यहाँ से अंदर की डिस्टेंस को DF प्लस PF। अब DF किसके सामने देखो? OE के सामने। तो DF PF क्या लिख सकते हैं? OE प्लस PF लिख सकते हैं। अब OE का मतलब क्या है देखो? OE मतलब x cos थीटा है, x cos थीटा हो गया, प्लस PF का मतलब क्या है देखो? y sin थीटा। तो ये एक रूपांतरण आ गया, x डैश बराबर क्या हो गया? x cos थीटा प्लस y sin थीटा। अब y डैश देखो, y डैश कौन सी दूरी है? y डैश दूरी कौन सी है? तो OD और एक CP। कोई सी भी लिख सकते हो, OD लिख दो चाहे CP लिख दो। तो OD या CP लिख दो, CP बराबर y डैश बराबर किसके? CP के। अब CP को चित्र में देखो, इसके सामने CP, उसके सामने है EF। CP किसके बराबर हो गई? EF के बराबर। तो CP को बराबर क्या लिख दिया? EF। ठीक है, CP सिमिलर EF। अब EF को दो टुकड़ों में कर सकते हैं देखो, AF माइनस AE। AF में से AE घटेगा तो EF आएगा कि नहीं आएगा? EF कर दो अपन AF माइनस AE। तो y डैश बराबर लिख दिया हमने AF और माइनस AE।
ठीक है। AF माइनस ए बराबर हो गया AF का मान आया हमारे पास देखो ये रहा y cos थीटा हो गया माइनस ए का मान क्या है हमारा देखो आया ए ये रहा x sin थीटा। तो ये y डैश के साथ उत्पन्न करना है, यानी कि हमें को x अंतर में कोऑर्डिनेट अगर पता है xy और थीटा की वैल्यू पता है, थीटा तो पता ही होगा किस पॉइंट पे झुका हुआ निर्देश पत्र अपने को ऑलरेडी याद होगा, तो थीटा का मान पता है और x अंतर में कोऑर्डिनेट xy हमें मालूम है, तो x डैश अंतर में कोऑर्डिनेट इस दोनों समीकरणों की सहायता से अपन याद कर सकते हैं। समीकरण लिख सकते हैं, इसको समीकरण क्या लिख सकते हैं, दो लिख सकते हैं x cos थीटा प्लस y sin थीटा। और थीटा जो कोण है उसको अपन एक नाम भी दे सकते हैं, चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो इसको थीटा कोण मान देखो पहले इस हिसाब से x o और x डैश एंगल का नाम लिखते हैं अपन, एंगल किसके बीच में बन रहा है x o x डैश या x डैश o x लिख सकते हैं। जो समीकरण दिए है उसको दोबारा लिखें, वन नाम कोण को नाम के रूप में शो करें, x cos थीटा का नाम क्या है x डैश o x प्लस y sin थीटा। अब y के साथ y वाला कोण ले लो, ये भी थीटा ही है, एक कोण पे झुके हुए ये भी 90 डिग्री, दोनों के बीच में कोण है 90, थीटा कोण पे थीटा कोण पे इसको क्या लिखोगे y sin। अब इसको क्या लिखेंगे sin थीटा को, थीटा कौन सा कोण है अपने को x डैश के रूप में लिखना है, इसको कौन सा कोण आएगा ये देखो ढंग से x डैश o x हो गया x डैश o y, तो ये भी कोण कोई थीटा ही है 90 माइनस थीटा लिखते हैं इसको अपन, sin को क्या लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा। cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है कि नहीं होता, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, मैथ्स के स्टूडेंट को सब जानते हैं इस चीज को। तो cos 90 माइनस थीटा ये कोण 90 है कि नहीं, और 90 में से थीटा घट गया कौन सा कोण बन गए x डैश o y, x डैश बराबर क्या हो गया x cos x डैश o x सही प्लस y cos x डैश o y, ऐसे भी अपन लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा x डैश o y इधर x डैश o y पे मैं थीटा नहीं है, ये पूरा कोण 90 में होता है, x डैश y डैश में 90 है, थीटा घट गया x डैश o y पे मैं थीटा है नहीं, हमने sin को y में कन्वर्ट करके लिख दिया cos में cos 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा मतलब x डैश o y। इसी तरह समीकरण 2 को लिख सकते हैं, समीकरण 2 में देखो y डैश बराबर क्या है y cos, cos को तो cos ले लेने दो, थीटा कौन सा कोण हो गया ये y डैश o y हो गया, थीटा है ना y डैश o y, इसको ऐसे लिख दो y डैश o y, फिर माइनस x sin थीटा जो है उसको भी cos में कन्वर्ट करो, तो इसको अपन लिखेंगे cos 90 प्लस थीटा। अब cos 90 प्लस थीटा जो होता है माइनस sin थीटा होता है, माइनस sin थीटा की जगह सीधा क्या आ गया cos 90 प्लस थीटा, चिन्ह क्या हो गया प्लस, cos 90 माइनस थीटा की जगह माइनस sin थीटा आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो अब इसको क्या लिखोगे मान लो देखो y cos ये तो एज इट इज प्लस x cos 90 प्लस थीटा कौन फाइंड देखो x डैश के रूप में लिखना है, ये थीटा है और ये पूरा 90, तो x डैश के रूप में लिखेंगे अपन इसको y डैश o x, y डैश o x, ये पूरा कोण 90 प्लस थीटा हो ही नहीं है, तो यहां से अंदर 90 और प्लस ये ना थीटा, पूरा कोण कितना है 90 प्लस थीटा लिखेंगे y डैश o x, y डैश o x, ठीक है। अब सिमिलरिटी रहेगी इसके अंदर x डैश वाले में x डैश o x, x डैश o y, y डैश वाले में y डैश o x, इसको आगे लिखो y डैश o y। इस तरह से अपन रूपांतर ज्ञात कर सकते हैं, ऐसे त्रिविमीय निकालेंगे अपन, तो अगली क्लास में त्रिविमीय, ठीक है।